नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी 9 बजे में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले शामली से आ रही खबर के साथ, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 15,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। सेल्समैन की हत्या मामले में इसकी तलाश चल रही थी। 11 जून 2020 को इसने इस वारदात को अंजाम दिया था। चोरी की एक बाइक भी इसके पास से बरामद की गई है। एक तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। तो यहां एनकाउंटर में भी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हत्या के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के बाद इसके ऊपर 15,000 रुपए का इनाम भी था। कई और मामले भी इसके खिलाफ चल रहे थे। 11 जून को एक वारदात होती है, सेल्समैन की हत्या, और इस मामले में भी इसकी तलाश चल रही थी और अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है एनकाउंटर के बाद। तो शामली इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनकाउंटर के बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पैर में गोली लगी है इस बदमाश के, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। रात थाना भवन पुलिस से बदमाश की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान 15,000 के इनामिया बदमाश एक हत्यारोपी साजेब पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस कार्रवाई के दौरान इस बदमाश के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस व खोखा बरामद हुआ है। इस अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शामली से हमारे साथ मौजूद है शहनवाज। इसकी गिरफ्तारी किस तरह से मुमकिन हुई? एनकाउंटर कैसे मुमकिन हुआ? क्या इसके खिलाफ कोई जानकारी हाथ लगी थी, क्लू जिसके आधार पर इसे रोकने के लिए पुलिस जुटी थी, या चेकिंग के दौरान ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया? देखिए मेनका, बिल्कुल ये जो बदमाश है साजेब 15,000 का इनामी है और लगातार पुलिस जो है इसकी छानबीन कर रही थी। इसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगा रखी थी, क्योंकि ये एक मर्डर के मामले में फरार चल रहा था। पूर्व में 3 इसके साथियों को जेल भेजा जा चुका है और साजेब जो था वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। मुखबिर से सटीक सूचना मिली थी कि साजेब क्षेत्र में छिपा हुआ है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। तो इससे पहले कि इस वारदात को अंजाम देता, पुलिस ने इसे धर दबोचा। एक बड़ी कामयाबी पुलिस को। इधर गौतम बुद्ध नगर में भी पुलिस से मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। 2 कारतूस तमंचा मौके से पुलिस ने बरामद किया। चोरी की एक बाइक भी बरामद की गई है। 6 मुकदमे इस आरोपी के खिलाफ दर्ज है। रबुपुरा थाना क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ है। तो लगातार एनकाउंटर का सिलसिला चल रहा है। गौतम बुद्ध नगर की भी यह रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें ये गौतम बुद्ध नगर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस एनकाउंटर करती है और इस दौरान एक बदमाश को घायल कर देती है। गोली लगी। 2 कारतूस तमंचा इसके पास से बरामद किया पुलिस ने। चोरी की बाइक भी बरामद की है पुलिस ने। इस अपराधी के खिलाफ, बदमाश के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज थे। लगातार इसकी तलाश चल रही थी। रबुपुरा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ होती है और फिर पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। गौतम बुद्ध नगर में भी पुलिस को एनकाउंटर के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यहां पर 6 मुकदमे एक अपराधी के खिलाफ दर्ज, उसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस टीम को इसके बारे में भी जानकारी मिली थी। जब पुलिस ने इसे रुकने का इशारा किया तो ये रुका नहीं, बल्कि पुलिस पर फायरिंग करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस दौरान पुलिस ने इसे धर दबोचा। तो पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। शहर शहर बदमाशों पर कहर देखने को मिल रहा है। अंबेडकर नगर में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस मुठभेड़ में अपराधी रिजवान और रेहान गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ के दौरान रिजवान के पैर में गोली लगी। माफिया खान मुबारक गैंग का यह सदस्य बताया जा रहा है। 2018 में बीएसपी नेता की हत्या में भी इसका नाम सामने आया था। उस हत्याकांड में भी ये शामिल था, जिसके बाद से ही पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इस वक्त हमारे सहयोगी के पांडे अंबेडकर नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। के पांडे, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, पुलिस इस वक्त एक्टिव है, इस वजह से कार्रवाई हुई, या पुलिस इसकी तलाश में लगातार लगी हुई थी और फिर इसके खिलाफ कार्रवाई हुई, मुठभेड़ के दौरान ये पकड़ा गया? देखिए मिलता, कानपुर में जो कांड हुआ उसके बाद शासन का जो डायरेक्शन है उस हिसाब से पुलिस इस समय काम कर रही है और लगातार जो है जो पुलिस यहाँ की वो लगातार चेकिंग के दौरान जो अपराधी है उनको खोज रही है। कल देर रात हसौर थाना क्षेत्र में ये दोनों अपराधी चेकिंग के दौरान पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई और इस दौरान एक अपराधी को गोली लगी और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों अपराधी खान मुबारक इस समय जेल में बंद है। उसी के दोनों उसी गैंग के मेंबर है और 2018 में जो सुजुलखान मेहदी बच्चा लेते थे उसकी हत्या में भी ये दोनों लोग शामिल थे। जी धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक और खबर,
एनकाउंटर से जुड़ी ही एक और खबर बरेली से, जहां फतेहगंज और सुभाष नगर थाने की पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ होती है और फिर 3 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया जाता है। 25,000 का एक इनामी बदमाश अनीस भी शामिल है। तो कानपुर कांड के बाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। ऑपरेशन क्लीन को और तेज कर दिया गया है और इसी के तहत भदोही में भी पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश दीपक गुप्ता को मार गिराया। चेकिंग के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और गोली उसे लगी। घायल अवस्था में उसे हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। दीपक गुप्ता पर हत्या और लूट समेत 17 एफआईआर दर्ज हैं। इन सभी मामलों में लंबे वक्त से पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस ने घटनास्थल से एक रिवॉल्वर, देसी तमंचा और बाइक बरामद की है। चेतावनी देने के बाद ही पुलिस पर फायर किया। उस फायर एक्सचेंज में एक बदमाश को 2 गोलियां लगी हैं, जिसे फिर इसे भेजा गया तो अभी पता चला कि उसको मृत डिक्लेयर कर दिया गया है और एक बदमाश भाग गया है, जिसकी तलाश के लिए जिले की सभी टीमें लगी हुई हैं। तो जिस तरह से कानपुर में विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया, तो अब पुलिसकर्मी भी लगातार एक्शन मोड में हैं। जगह जगह अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है पुलिस। हमीरपुर जिले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छापेमारी के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर होता है और इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके साथी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि उसके साथ 2 और साथी थे, लेकिन वो पकड़े नहीं गए। देर रात जब पुलिस ने झोपड़ी में चल रहे अवैध असला फैक्ट्री पर छापेमारी की, तो वहां पर मौजूद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिला हॉस्पिटल भेजा गया। पुलिस दोनों फरार अपराधियों की भी तलाश कर रही है। जंगल में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शस्त्र फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है, जिस पर कि थाना मुस्करा की टीम जब वहां पहुंची और उनके द्वारा घेराबंदी की गई, तो वहीं एक झोपड़ी से, जहां की वो शस्त्र फैक्ट्री चल रही थी, कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ फायरिंग थाना पुलिस द्वारा की गई, जिसमें कि एक बदमाश को गोली लगी, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। साथ ही 2 अन्य इसके साथी जो कि वहां थे, वो मौके से खबर कानपुर से, जहां पर थाना चौबेपुर में 10 नए आरक्षी तैनात किए गए हैं। एसएसपी ने पुलिस लाइन से इन कांस्टेबल्स को भेजा है। अब नए पुलिसकर्मियों से ही चौबेपुर थाने में काम लिया जाएगा। थाने के पुलिसकर्मियों पर मुखबिरी का शक, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई है, यह एक्शन लिया गया है। चौबेपुर थाने के पुलिसकर्मियों से इस वक्त लगातार पूछताछ चल रही है विकास दुबे मामले में, और अब नए 10 पुलिसकर्मी भेजे गए हैं पुलिस लाइन से, जो कि थाने में सारे काम अब वही देखेंगे। तो श्याम तिवारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। श्याम, बहुत ही शर्मिंदगी की बात, एक थाने के पूरे पुलिसकर्मी जो है, पूरी टीम है पुलिस की, वो अब शक के दायरे में है। जी बिल्कुल, जब से ये घटना सामने आई, जिस तरीके से पुलिस के ऊपर हमला हुआ और पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद से ये शक जताया जा रहा था कि थाने के जो कुछ पुलिसकर्मी हैं वो विकास दुबे से मिले हुए हैं, जिन्होंने सूचना लीक आउट की और उसके बाद उनको तैयार होने का मौका मिला और इस बात को पुख्ता किया। पहले उसके नौकर दयाशंकर ने, उसने बताया कि थाने से फोन आया था और इसके बाद जब पुलिस ने तमाम लोगों से पूछताछ शुरू की, इस वारदात के पहले दिन से ही ये शक जताया जा रहा था और कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पहले से ही था कि पुलिस और विकास के बीच साठगांठ। फिर भी ये पूरा मसला होता है, वाकया होता है, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, 5 दिन बाद थाने की पुलिस बदली जाती है, ऐसा क्यों? जो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी लापरवाही का मामला है कि उन्हीं पुलिसकर्मियों से तब तक काम लिया जा रहा था, हालांकि वो शक के दायरे पे शुरुआत से थे और पुलिस के आला अधिकारियों का यह कहना है कि चौबेपुर पुलिस ही नहीं, चौबेपुर थाने के आसपास के जो भी थाने हैं उनकी पुलिस की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। वो भी रडार पर है पुलिस पे, तमाम पुलिसकर्मियों के नंबर वो सर्विलांस पर हैं और कई के फोन जब्त करा लिए गए हैं। ऐसे में चौबेपुर थाने के तमाम पुलिसकर्मियों के जिनके फोन नंबर जब्त हैं और पुलिस उनसे लगातार इंट्रोगेट कर रही है। ऐसे में थाने के तमाम कामों को संचालित करने के लिए एसएसपी ने 10 नए पुलिसकर्मियों को वहां पर भेजा है। ये सिपाही हैं जिन्हें वहां पर तैनाती दी गई है और देखना यह होगा जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। नए नए नाम सामने आ रहे हैं। कल 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था और तमाम पुलिसकर्मियों के नाम हैं जिनकी मिलीभगत की बात सामने आ रही है। तो आगे जिस तरीके से मामले की जांच बढ़ती जाएगी तो परत दर परत
ये बात भी खुलती चली जाएगी किस तरीके का साठगांठ था। कल जिस तरीके से लेटर वायरल हुआ उसमें भी ये बात स्पष्ट हुई कि जो आलाधिकारी थे उन्होंने शुरुआती दौर पर इस चीज को अनदेखी की कि वहां के पुलिसकर्मियों की दुर्दांत विकास दुबे से साठगांठ है। अगर इसको पहले से जज कर लिया जाता, इस पर डिसीजन लिया जाता और कड़ी कार्रवाई की जाती तो हो सकता है कि पुलिसकर्मियों को ये दिन न देखना पड़ता कि उनके अपनों के आठ लोगों की हत्या की जाती और इसके बाद इस तरीके से पूरे पुलिस की बिल्कुल श्याम, पुलिस महकमा बहुत बड़ा है। हर पुलिस वाले पर यह आरोप नहीं है कि वो अपराधियों से साठगांठ करते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वालों की वजह से, कुछ वर्दीधारियों की वजह से ही नुकसान पूरे महकमे को उठाना पड़ता है और कानपुर में यही कुछ नजर आ रहा है। इस वक्त पूरा का पूरा जो पुलिस महकमा है उत्तर प्रदेश का वो सवालों के घेरे में है और अब इन पुलिस कर्मियों की जगह पर 10 नए कांस्टेबल्स भेजे गए हैं जो कि काम करेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या अब तक जो जांच जिन पुलिस कर्मियों से ली जा रही थी, जिनसे काम लिया जा रहा था, उन्होंने किस तरह का काम किया होगा, उस पर भी सवाल है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे अब तक फरार है। ना तो वो पुलिस टीम के हत्थे चढ़ा है, ना एसटीएफ के चंगुल में आप फंस पाया है। 100 से ज्यादा टीमें उसकी तलाश में लगी हुई है, लेकिन इस बीच 5 दिन बीत गए, अब तक पुलिस को विकास की लोकेशन के बारे में भी जानकारी नहीं। चप्पे चप्पे पर हत्यारे की तलाश चल रही है, लेकिन सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है कि आखिर विकास दुबे है कहां, उसकी गिरफ्तारी कब हो पाएगी, कब वो सलाखों के पीछे होगा जिसने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी। और इसी बीच पुलिस ने विकास की तलाश तेज कर दी है। पुलिस की 100 टीमें विकास की तलाश कर रही है। जगह जगह पर छापेमारी भी हो रही है। कानपुर में देर रात एसपी अनुराग वत्स पुलिस टीम के साथ बॉर्डर पर चेकिंग करते नजर आए। तो एक तरफ ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद विकास औरैया होते हुए, क्योंकि उसकी लास्ट लोकेशन औरैया बताई जा रही है, औरैया से चंबल के रास्ते होते हुए दूसरे प्रदेश में भी जा सकता है। दूसरी तरफ कानपुर के चप्पे चप्पे पर उसकी तलाश चल रही है, गलियों में तलाश चल रही है। रात में भी और दिन में भी विकास की तलाश लगातार जारी है, लेकिन विकास फिलहाल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा है। विकास दुबे पर एक बड़ी खबर लखनऊ से। 2017 में ही विकास के एनकाउंटर की तैयारी लखनऊ पुलिस ने की थी, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन पुलिस की प्लानिंग लीक हो गई, जिसकी वजह से ही वो बच गया। एसटीएफ ने अक्टूबर 2017 में विकास दुबे को गिरफ्तार किया था। पुलिस और एसटीएफ के बीच तालमेल की कमी की वजह से वो बच निकला। विकास उन्नाव की एक लेडी डॉन ने पुलिस को विकास की जानकारी दी थी। पुलिस के संरक्षण से ही होता रहा विकास दुबे का विकास। सूत्रों के मुताबिक एक जानकारी मिली है कि 2017 में ही लखनऊ पुलिस ने विकास दुबे के एनकाउंटर की कर ली थी तैयारी। उन्नाव की एक लेडी डॉन ने दी थी विकास दुबे के कृष्णा नगर के घर की जानकारी, जिसके बाद कृष्णा नगर पुलिस विकास के पीछे पड़ गई थी। लेकिन इसी बीच एसटीएफ इस मामले में पड़ जाती है और अक्टूबर 2017 में विकास दुबे को एक अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। उस वक्त ही अगर पुलिस और एसटीएफ के बीच में ट्यूनिंग सही होती तो शायद ये अपराधी उस वक्त ही ढेर हो चुका होता। कैमरामैन गोपी के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और ऋषभमणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। ऋषभ, बहुत ही अजीब वाकया है। लखनऊ पुलिस एनकाउंटर की तैयारी करती है, एसटीएफ गिरफ्तार कर लेती है और जिस हथियार के साथ गिरफ्तारी होती है बाद में वो हथियार भी उसे मिल जाता है। और खबर यही है कि उसी हथियार से इसने 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या भी की है। तो अजीब सा मसला है। हर जगह पर जहां से ये खबर आती है कि विकास ने ये अपराध किया, लेकिन उसे बचाने के लिए पुलिस का कोई ना कोई इंसान आ जाता है सामने, कोई पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है और वो बचता चला जाता है। मेनका देखिए, अब तमाम चीज़ों के बातें साफ हो चुकी हैं। ये बिल्कुल साफ हो गया कि खाकी में ही खबरी छुपे हुए थे विकास दुबे के। वो चाहे 2 जुलाई की रात एनकाउंटर वाली बात हो या जो 2017 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक लखनऊ पुलिस ने 2017 अक्टूबर में ही तैयारी कर ली थी कि विकास दुबे का एनकाउंटर किया जाएगा। लेकिन पुलिस से ये जानकारी लीक होकर एसटीएफ के पास पहुंच जाती है और एसटीएफ और पुलिस के बीच में तालमेल की कमी होती है और विकास दुबे को एसटीएफ अक्टूबर 2017 में एक अवैध राइफल के साथ गिरफ्तार कर लेती है। अगर उस वक्त एसटीएफ और पुलिस में तालमेल बना होता तो शायद विकास दुबे का एनकाउंटर उसी वक्त हो गया होता, क्योंकि उस वक्त तक किसी को नहीं मालूम था कि लखनऊ के कृष्णा नगर में विकास दुबे रहता है। लेकिन उन्नाव की एक लेडी डॉन ने यह सूचना दे दी थी लखनऊ पुलिस को, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने घेराबंदी कर ली थी। लेकिन सूचना लीक हुई और एसटीएफ ने उसको अवैध असलहे के साथ जेल भेज दिया।
हालांकि वो असलहा अप्रैल 2018 में रिलीज भी हो गया, जो बताया जाता है विकास। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात एक वीडियो का, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये वीडियो इतना खास है जिसे स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भी जिसकी तारीफ की। दिखाते हैं आपको ये वीडियो। लता मंगेशकर ने ट्वीट कर लिखा है, नमस्कार, मुझे ये वीडियो किसी ने भेजा है। लड़की ने महान ऑस्ट्रियन संगीतकार मोजार्ट के मशहूर गाने को भारतीय अंदाज में गाया है। मेरा आशीर्वाद इस बच्ची के साथ। तो कानों में मिश्री की तरह घुल जाने वाली ये आवाज, लता मंगेशकर को भी ये आवाज बेहद पसंद आई। उन्होंने खुद ट्वीट किया। अगली खबर, जापान के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हैं। लगातार बारिश की वजह से इस इलाके में बहने वाली नदियां उफान पर हैं। पानी लगातार नदियों के किनारे को तोड़ती हुई रिहायशी इलाकों में घुस गया है। कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। सैलाब में कई पुल भी बह गए। सड़कों पर कई फीट पानी भरने से वहां खड़ी गाड़ियां भी डूब गई हैं। कई गाड़ियों की तो सिर्फ छतें ही नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें सामने आई और पूरी दुनिया में अब इन तस्वीरों पर चर्चा हो रही है। सामने आई एक तस्वीर में एक रेलवे स्टेशन में पानी भरा नजर आ रहा है। पटरियों पर पानी भरने की वजह से वहां से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। बाढ़ के अलावा जमीन खिसकने से भारी नुकसान हुआ है। मलबे की चपेट में आने से कई इमारतें बर्बाद हो गई। संपर्क कटने की वजह से लोग जहां तहां फंस गए हैं। खतरे को देखते हुए हजारों लोगों के इलाके को खाली करा दिया गया और सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। भारी बारिश और बाढ़ के बीच गुजरात के राजकोट में भी खतरे को नजरअंदाज करते हुए एक तस्वीर सामने आई। उफान पर रही एक नदी को पार करने की कोशिश में 2 लोग सैलाब के साथ बह गए। ये घटना एक दिन पहले राजकोट की लापसारी नदी पर बने पुल पर हुई। एक दिन पहले हुई इस घटना ने लोगों को खौफ से भर दिया। गाड़ी में 3 लोग फंसे हुए थे। इनमें 2 लोगों को मदद के लिए गुहार लगाते देखा गया, पर गाड़ी तक पहुंचना नामुमकिन था। ये मौत के मुंह में जाकर उन्हें बचाने जैसा था। काफी चीख पुकार के बाद एक ट्रक ड्राइवर मदद के लिए किसी तरह से तैयार होता है। वो बाढ़ का रूप ले चुकी नदी में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। गाड़ी के पास पहुंच गया। इसके बाद गाड़ी में फंसे लोगों को ट्रक पर चढ़ाकर जान बचाने के लिए कहता है कि ट्रक पर चढ़ जाए। एक आदमी इसमें कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि 2 और लोग अपनी जान बचा पाते, सैलाब गाड़ी को अपने साथ बहा ले जाती है। गाड़ी के साथ 2 लोग भी नदी में बह गए। एक शख्स सिर्फ कुछ सेकंड की वजह से ही ट्रक पर चढ़ने में कामयाब रहा। तो ये तस्वीरें डराने वाली हैं और इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।